नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएसपीसीएस एजुकेटर। और आज हम हमारा राजस्थान क्लास 6 की जो बुक है उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हम जो है वो 3 चैप्टर को कर चुके हैं। आज जो चौथा चैप्टर है वो है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। देखो, राजस्थान के अंदर बहुत सारे प्राचीन सभ्यता स्थल है जो राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में हमारे को बताते हैं। चलिए, कक्षा 6 की बुक के अंदर जो है क्या विशेष दे रखा है और इसको हम पढ़ते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप राजस्थान के लिए हमारा राजस्थान की जो बुक है क्लास 6, 7 और 8 ये ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इनसे पढ़ने के बाद में आपका जो बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 6, 7 और 8 और 9 और 10 इन तीनों की क्लासों के अगर आपने हमारा राजस्थान के बुक्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको राजस्थान को और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो है अनदर जो क्लासें हैं वो राजस्थान जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वो भी आज शुरू कर दी जाएगी। इनकी विशेषता देखो, बुक्स जो है वो गवर्नमेंट्स की जो बुक्स हैं वो भी उनका भी एक अलग सीरीज चलती रहेगी। और साथ साथ में ये जो अनदर क्लासेज हैं वो भी आज आपको नेक्स्ट पार्ट में जैसे भी है वो देखने को मिल सकती है। और ये कि धीरे धीरे हम आपको ये जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो है टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप सिस्टम को थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो चलिए, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। देखो क्या है प्राचीन। देखो, प्रस्तर युग की अगर हम बात करें तो मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल को एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने क्या है, सबसे पहले क्या, कुल्हाड़ी है, गंडासा है, छुरी आदि ऐसे उपकरण बनाए थे। क्या, जो मानव, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो धीरे धीरे जो विकास हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि मानव ने जिस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को समझा और आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिस जिस प्रकार से उसने अपने जीवन शैली के अंदर विकास किया, और जीवन शैली के साथ साथ जैसे उस जीवन शैली को सुधारने के लिए जिस जिस उपकरण की उसको ज़रूरत पड़ी, ठीक है, उसमें भी उसने धीरे धीरे क्या है विकास किया। आज के युग की बात करें और पुराने युग की बात करें तो वहाँ जो लोग वो अपने जीवन को किस प्रकार से जीते थे, किस प्रकार से उनकी जीवन शैली थी, जो ये प्राचीन जो सभ्यता के स्थल है वो हमें इसके बारे में बताते हैं। देखो, बहुत सारे राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो जैसे बनास है, गंभीरी है, बेड़च है, चंबल आदि नदियों के जो घाटियों पे वहाँ पे हमारे को क्या है, जो प्राचीन जो सभ्यता के स्थल हैं वो मिले हैं। चलिए हम बात करते हैं अब आगे। ये देखो कितना प्यारा सा डायग्राम दे रखा है कालीबंगा सभ्यता का। क्या, कालीबंगा सभ्यता का जो अवशेष है यहाँ आप देख सकते हो। देखो ये प्राचीन कालीबंगा कहाँ है, अपनी हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। देखो आगे इनका अच्छे से दे रखा है, अपने पढ़ते हैं इसको। चलिए पहले हम इस बेसिक डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर इसने क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हनुमानगढ़ है, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर आपको पता है जो कौन सी, गग्गर नदी है, ठीक है। और गग्गर नदी यानी प्राचीन जो हम मान सकते हैं क्या, सरस्वती नदी। क्या, सरस्वती नदी, ठीक है। उस नदी के जो है आसपास जो है वो बहुत सारे ऐसे हमें सभ्यता मिली है जो कि हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में बहुत लाभदायक है। और जो प्राचीन जो लोगों की जो जीवन शैली थी वो किस प्रकार से थी, वो सभ्यताएं जो है राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बताती है। सबसे पहले मैं बात करूँ कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, ये हनुमानगढ़ के अंदर है। पीलीबंगा भी कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। और रंग महल भी कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। और ये बड़प्पल है,
ठीक है। तो हनुमानगढ़ के अंदर आप 4 सभ्यताओं की बात करें तो विशेष जो है कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल है और दूसरा बड़ोपल है। और अगर नदी की बात करूँ तो कहाँ है, ये घग्गर नदी के किनारे जो प्राचीन सभ्यता के जो स्थल हैं वो मिले हैं। वो वहीं जब बात करूँ किसकी, सोनती की। सोनती कहाँ है, ये बीकानेर के अंदर पड़ता है। और झुंझुनू में क्या है, सोनारी। ठीक है। वहीं सीकर गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, जैसे अपने बोलते हैं ना ताम्र सभ्यता, क्या बोलते हैं जिसे अपनी ताम्बर सभ्यता, वो हमें कहाँ, सीकर में मिलती है। ठीक है। और वहीं विराट की बात करें तो विराट कहाँ है, अपने ये जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है यहाँ जो पड़ता है। ठीक है। विराट यानी विराटनगर। ठीक है, जो ये है अपने को। और कहाँ, बाणगंगा नदी की बात करूँ तो कौन सी, बाणगंगा नदी के किनारे। और भरतपुर में क्या है, देखो एक तो यहाँ से ये देखो दर आपने को पढ़ रहे हैं क्या, दर भी क्या है भरतपुर में। और भरतपुर में एक और है, वो कौन सी है, नोहे सभ्यता भी कहाँ मिली अपने को, दर और नोहे कहाँ, भरतपुर में। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें अपने टोंक में, तो रेड जो है वो कहाँ पड़ता है, टोंक जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है। और नगर, देखो अगर बात आ जाए किसकी, नगर की, तो नगर भी कहाँ है, टोंक में। और नगरी आ जाए, क्या आ जाए, नगरी आ जाए तो वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा। देखो बागौर सभ्यता का स्थल कहाँ है, भीलवाड़ा में। कौन सी, कोठारी नदी पे। कौन सी, कोठारी नदी पे। ठीक है। और इधर ये बाड़मेर के अंदर कौन सा, ये तिलवाड़ा जो सभ्यता का स्थल है वो कहाँ है, बाड़मेर में है। और नदी की बात करें तो कौन सी, लूनी नदी पे है। देखो इसका आगे हम पूरा अच्छे से डिटेल दे रखा है, पूरा पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद में बात करें, गिलुंड सभ्यता कहाँ है, राजसमंद में है। और उदयपुर में क्या है, आहड़ सभ्यता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अघाटपुर भी बोलते हैं। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में मैंने आपको बताया था क्या, नगर जो है वो कहाँ है, टोंक में है। और नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक है ये, क्या हमारा राजस्थान क्लास 6 की बुक है ये। ठीक है। तो जैसा जैसा लेवल हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जितना जितना लेवल है उनसे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा। और जैसे जैसे अपने एडवांस में बढ़ते जाएंगे आपको मैं हर चीज़ के बारे में आपको एडवांस नॉलेज देता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखो यहाँ आ जाता है अब कालीबंगा सभ्यता का है। देखो कालीबंगा की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कालीबंगा जो है कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर। और नदी की बात करें तो राजस्थान में द्वस्ती और सरस्वती नदी, यानी जो अब जिसको क्या बोलते हैं अपने घग्गर नदी भी बोलते हैं, की घाटी में किसने खोज की थी इसकी, अमलानंद घोष ने की थी। किसने, अमलानंद घोष ने। करीब कितने, लगभग 2 दर्जन यहाँ पे पूरा स्थल की खोज की है। लगभग 2 दर्जन यानी 24, लगभग 20 से ऊपर ऐसे इनको स्थल मिले हैं जो कि कालीबंगा के अंदर है। और कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ के। हनुमान जिला अगर पूछे तो कौन सा, हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे। मैंने आपको बताया था कि सरस्वती नदी जो प्राचीन नाम है और अब जिसे अपने घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर क्या है, कालीबंगा का जो है केंद्र स्थित है। ठीक है। और सबसे पहले खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और बाद में क्या है, डॉक्टर वीबी लाल और बीके थापर, वीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ क्या है, खुदाई का कार्य किया गया। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल एक नगर मिला है जिसके मकानों के ईंटों का प्रयोग किया गया है। देखो जिसके मकानों में क्या, ईंटों का प्रयोग किया गया है। और मकानों में 4-5 बड़े, कुछ छोटे। क्या है, यहाँ पे कुछ छोटे क्या है, हमें कमरे भी मिले हैं। देखो बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पे क्या है, लकड़ी व ईंटों की क्या है, नालियाँ भी बनाई गई हुई थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ क्या चबूतरे भी मिले हैं और अग्निकुंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पर, राजस्थान की कौन सी सभ्यता का स्थल है जहाँ पर अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई है, तो वो क्या है, कालीबंगा सभ्यता है।
और बात करें तो दूसरे टिल्ले के उत्खनन में एक क्या है, दुर्ग के अवशेष मिले हैं। क्या? दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा और इसकी अगर तुलना की बात करें तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, क्या है, कालीबंगा की तुलना किससे की जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी तुलना जो है वो की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के समरूप इसको दिखाई पड़ती है ये। ठीक है, नगर जो प्राचीर के बाहर ज्योति हुई है। इस क्षेत्र में नगर की जो प्राचीर है, ठीक है, वो क्या है, बाहर की ओर क्या है, ज्योति हुई है। कृषि भूमि के भी साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, क्या है, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल और कांस्य के दर्पण, हाथी के दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि यहाँ से क्या है, प्राप्त हुए हैं। कालांतर में क्या है कि हर सभ्यता का कोई ना कोई रीजन यही होता है कि अगर वो जिसे नदी घाटी के मतलब केंद्र पर जहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ पे या तो पानी नदियों का सूख जाना, ठीक है, या फिर बाढ़ आ जाना, ऐसे दो ही रीजन बनते हैं किसी सभ्यता के जो है नष्ट होने के। ठीक है, नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यहाँ जो समृद्ध बस्ती जो है क्या है, उजड़ गई। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर कोई भी नगर है या विशेष है या कोई भी सभ्यता है, उसके उजड़ने के दो ही कारण होते हैं। क्या है, सबसे मेन जो है वो ये होता है कि पानी, अगर वहाँ या तो पानी की क्या हो जाए, कमी हो जाए, बिल्कुल कमी होने का मतलब जिस नदी के किनारे कोई भी सभ्यता बसी है, अगर वहाँ अगर पानी नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है जनता वहाँ से क्या कर जाएगी, पलायन कर जाएगी। और पानी अगर ज़्यादा की बात करूँ तो जिस नदी के किनारे जो भी सभ्यता बसी है, अगर बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो वो भी उस सभ्यता के नष्ट का कारण बन सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घाटपुर या आहड़ सभ्यता की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ घाटपुर या आहड़ सभ्यता की तो ये कहाँ है, अपने पहले पढ़ चुके हैं, ये कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में है। और अगर इसको क्या है, बेडच नदी के किनारे है। क्या है, बेडच नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखो उदयपुर से पूर्व आहड़ में बेडच नदी के किनारे दो टिल्ले दिखाई पड़ते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। इसको अच्छे से नोट करना नाम, क्योंकि धूलकोट किस सभ्यता को जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा, घाटपुर या आहड़। यह बस्ती पहले क्या थी, ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती है। और अब अगर बात करें ताम्रवती या कौन सी सभ्यता है, तो कौन सी, गणेश्वर जो सभ्यता है। क्या, गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्र या ताम्र सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। क्या है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर इसे क्या है, अघाटपुर नाम से जाना जाता था। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई छत और बांस और केलू से बनी होती थी। देखो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो बांस और केलू की अगर बात करें, देखो उदयपुर जो क्षेत्र है आपको पता है वो बांस या इस प्रकार के एरिए कि वहाँ जो बांस की जो खेती है, ठीक है, वो वहाँ क्या बहुतायत से होती है। तो जैसा जैसा वहाँ एरिया होता है तो लोग उसी चीज़ की ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखो बांस, अगर बात आ जाए बांस जो है और केलू से जो बनी लकड़ियाँ हैं, उनका छत के अंदर जो उपयोग किया गया है वो कौन सी सभ्यता के अंदर है, तो वो कौन सी है, आहड़ या घाटपुर। मैं फिर से आपको बता दूं कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको राजस्थान बोर्ड्स की बुक के अंदर ही मिलेगी, और जो बातें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और अपने को जो स्टैंडर्ड की बुक है उसके अंदर वो लाइन नहीं होती। ठीक है, तो अपने को ये आसानी रहती है कि अगर अपने एक बार भी अगर राजस्थान बोर्ड्स की या कोई भी बोर्ड्स की बुक को अच्छे से पढ़ा है और साथ में स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा है तो अपना जो तैयारी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा या अप हो जाता है। ठीक है, बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसके छोटे छोटे कमरों में क्या उनको विभाजित किया गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे तांबे का पत्थर, ठीक है, ये देखो तांबे को कुल्हाड़ी, ये तांबे का टुकड़ा है और तांबे की छुरी है जो कहाँ, क्योंकि जो आहड़ जो सभ्यता है, क्योंकि उसको प्राचीन में, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कौन सी सभ्यता है जिसको प्राचीन में क्या है, प्राचीन में ताम्रवती, प्राचीन में क्या है, ताम्रवती नदी के नाम से जाना जाता है। अगर नई ताम्रवती सभ्यता की बात करें,
देखो अगर ताम्रवती सभ्यता की बात करें तो क्या है, गणेश्वर है। और प्राचीन ताम्रवती सभ्यता की बात करें तो कौन सी है, आहड़ या आघाटपुर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट अपने चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि संयुक्त परिवार का सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं। ये भी देखो हर एक सभ्यता की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी बेस से पूछ सकता है। देखो यहाँ पे लिखा जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जो विधि है उसके साक्ष्य भी कहाँ है, आघाटपुर सभ्यता में मिले हैं। जो आघाटपुर सभ्यता जिसे आहड़ सभ्यता कहते हैं, बेड़च नदी के किनारे हैं और कहाँ है, उदयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ है। ठीक है, उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। आहड़ में क्या है, भट्टी नुमा जो है चूल्हा मिला है। यहाँ ये माना जाता है क्या, यहाँ पे ले तांबा पिघलाया जाता था। इसी प्रकार से तो इसको पहले प्राचीन में अगर मैं बात करें तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला भी जानते थे। यहाँ बर्तन की बात करें तो लाल भूरे रंग के जो मर्द भांड है, ठीक है, जो मर्द भांड यानी मर्द भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी से बने मर्द यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन। हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट में अपने भी पढ़ा है कि जो आहड़ सभ्यता को क्या है, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो 1951 और 52 में यहाँ पे क्या उत्खनन का कार्य जो है वो किया गया। उत्खनन में क्या है, तस्त्रियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणि हैं। ठीक है, कितने, 26 किस्म के जो मणि हैं वो कहाँ पे मिले अपने को, आघाटपुर या आहड़ सभ्यता में। और 6 तांबे की क्या है, मुद्राएं भी मिली हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है क्या कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। ठीक है, गिलुंड तथा भगवानपुर, देखो गिलुंड अपने भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भगवानपुरा जैसे भी स्थान क्या है, इस जो आहड़ सभ्यता के लोगों ने बसाए थे। गिलुंड अपने पढ़े ना, तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र ही राजबंद पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई सभ्यता अगर एक क्षेत्र में, मान लो अगर ये सभ्यता यहाँ निवास कर रही है, ठीक है, इस क्षेत्र में, तो धीरे धीरे वो अपना विकास क्षेत्र वो जो है वो धीरे धीरे इसको क्या आगे बढ़ा लेती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बालाथल की। ठीक है, देखो बालाथल भी कहाँ है, ये उदयपुर के आसपास का जो जिला है वहीं है। ठीक है, बालाथल देखो उदयपुर जिले के बल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल, ठीक है, यहाँ क्या है, 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। इसी मोस्ट जो है वो बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी जैसे उपकरण, गले के हार के लटकन आदि जो है आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि ये लोग जो है वो अपने इनकम या अर्थव्यवस्था के अंदर लगभग सभी काम जो है वो इन्वॉल्व करते थे। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, शिकार, ये तीनों जीविका के इनके जो है साधन थे। बालाथल में लोहा काल में अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहा काल के अवशेष भी जो कहे हैं बालाथल से प्राप्त हुए हैं। अब देखो यहाँ पे बालाथल की, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो आघाटपुर है, क्या है, आघाटपुर है। देखो यहाँ पे तो क्या भट्टियाँ मिली हैं और भट्टियों से काम क्या हुआ है, तांबे को गलाने का, ये हमें प्रूफ मिला है। और अगर पूछ ले क्या लोहे गलाने की जो भट्टियाँ हैं, ठीक है, उसके जो चिन्ह हैं वो कहाँ मिले हैं, तो वो कहाँ मिले, बालाथल में मिले हैं। देखो यहाँ लोहे गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। ये देखो दो बातें याद रखना हमेशा। देखो पहली बात तो ये कि ताम्रवती नगरी, या अब की बात करें तो वो कौन सी है, गणेश्वर है। ठीक है, और पुरानी जो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, आघाटपुर। क्या है, आघाटपुर। ठीक है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, आहड़ सभ्यता बोलते हैं। क्या, आहड़ सभ्यता बोलते हैं। और नदी की बात करूं तो कौन सी है, बेड़च नदी है। कौन सी, बेड़च नदी। और जगह की बात करें तो कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। और वहीं बात करूं, उदयपुर के ही अंदर एक बालाथल है, और बालाथल के अंदर क्या है,
प्राचीन जो भट्टियाँ मिली है और वहाँ से साक्ष्य ये मिले कि यहाँ से क्या लोहा गलाया जाता था, क्या लोहा जो है गलाने का जो है काम किया जाता था। नेक्स्ट हम चलते हैं गणेश्वर सभ्यता की ओर। देखो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर की बात करें तो ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है, ये है सीकर जिले के अंदर। कहाँ है, सीकर जिले के जो नीम का थाना है तहसील के अंदर है। ठीक है, सीकर जिले के नीम के थाना तहसील में गणेश्वर सभ्यता का एक जो विशिष्ट संस्कृति के जो है क्या है अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी, क्या है, ताम्र संचयी जो है संस्कृति के नाम से जाना जाता है। देखो फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो अपने जो है सीकर है और जो झुंझुनू है, ठीक है, झुंझुनू का जो खेतड़ी क्षेत्र है, क्या है, झुंझुनू का जो खेतड़ी जो क्षेत्र है वो क्या है, तांबे के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, राजस्थान के अंदर तांबे के लिए जो फेमस है वो क्या है, झुंझुनू में खेतड़ी, यानी सीकर झुंझुनू का जो आसपास का जो क्षेत्र है। ठीक है, और वहीं से मैं आपको बता दूं कि जो ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जो जाना जाता है वो गणेश्वर है। मैं आपको बता चुका हूँ 3 बात, कौन सी, कि अगर ताम्रवती, क्या है, ताम्रवती नगरी प्राचीन की बात आए तो क्या है, आघाटपुर है, आघाटपुर यानी आहड़ जो है। ठीक है, और अगर लोहा गलाने की बात आए तो कौन सी है, बालाथल है। और गणेश्वर की बात करें तो जो सीकर में ये जो है अब जो है ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाती है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में क्या है, पली हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण क्या है, बहुतायत से मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही है। देखो मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो खेतड़ी है वहाँ से तांबा क्या है, बहुतायत से मिलता है, और उसके आसपास जो क्षेत्र है तो ऑब्वियसली बात है वो तांबे का ही ज़्यादा यूज करेंगे। जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा बहुलता होती है तो लोग उसी चीज़ में को ज़्यादा यूज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो तांबर के उपकरण में जैसे बाण है, छेनियाँ हैं, मछली पकड़ने के कांटे हैं, ये लगभग जो है वो क्या तांबे के थे। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दोहरी पेचदार शिरा वाले ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। और गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, वो कौन कौन से, देखो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये अब जो है प्राचीन अपने ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अपने को पता है जो खेतड़ी है, ठीक है, जो झुंझुनू में पड़ती है, सीकर के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ जो है तांबा बहुतायत से पाया जाता है। और वहाँ उस तांबे का लोग तांबे का जो यूज है वो लोग करते थे उस समय। कौन से समय, जब गणेश्वर सभ्यता, देखो तांबा जो वो अब है तो फिलहाल हम मैं बता दूं वो उस टाइम भी होगा। और लोग हर चीज़ को अपने आसपास के एरिया में जिस चीज़ की जो बहुलता होती है उसका अपने जीवन शैली के अंदर ज़्यादा यूज करने का प्रयास करते हैं, ताकि उस यूज के कारण जो उनका जीवन है वो क्या है, थोड़ा सा ऊँच हो जाए। अगर कहीं मान के चलो कि अगर लोहा ज़्यादा है तो लोग उस लोहे का ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास करेंगे, और कहीं अगर तांबा ज़्यादा है तो लोग उस तांबे के ज़्यादा ही उपकरण बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको तांबा वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसी के ही उपकरण, उसी को ही अपने जीवन शैली के अंदर मतलब डाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो बर्तन जो है वो क्या क्या है। देखो हड़प्पा एवं पूर्व संस्कृति क्या है, हड़प्पा एवं पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। कहाँ पे, सीकर में, सीकर यानी गणेश्वर सभ्यता के। देखो लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन, इन तीनों बर्तनों में मृदबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी जो है वो प्रमुख है। अब देखो आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी। ये टाइम पीरियड भी अच्छे से याद रखना। जो आहड़ और गणेश्वर जो सभ्यता है वो कौन से टाइम पीरियड की है, ताम्र पाषाण, यानी तांबा और पाषाण की जो मिक्सड है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड की जो है कौन सी है, ये आहड़ और गणेश्वर सभ्यता है। किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहा युग के अवशेष भी मिले हैं। क्या है, उनके जो ऊपरी युग की के अंदर की बात करें तो वहाँ क्या है, लोहा युग के अवशेष मिले हैं। लोहा कालीन इतिहास को जानने के लिए जैसे बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि, अगर लोहा काल की बात करें तो कौन कौन सी आती है लोहा काल के अंदर, बेराट आती है, सांबर आती है, बागोर आती है और रेड आती है। देखो हमने पढ़ा था कि बेराट यानी विराट नगर,
ठीक है। और सांबर की बात करूँ तो वही सांबर झील का जो आसपास है विराटनगर यानी जयपुर की बात हो रही है, ठीक है। और ये भी जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है। बागोर यानी भीलवाड़ा, ठीक है। बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। नदी की बात करें तो कौन सी? कुठारी नदी, ठीक है। और रेड, रेड जो है वो कहाँ है? टोंक के अंदर पड़ता है। ये देखो, ये डायग्राम कितना, ये शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? ये अशोक का जो बेराट से प्राप्त शिलालेख है। बेराट की देखो, बेराट यानी जो विराटनगर है, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो विराट, ठीक है, बीचक की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ से अशोक का एक जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये शिलालेख आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेराट। बेराट क्यों फेमस है? देखो, ये बात तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेराट कहाँ है, ठीक है। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो बेराट है वो क्या है? जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र में स्थित जो बेराट की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? बेराट बोलते हैं। कस्बा युग सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। जो बेराट जो है वो क्या है? हर युग की जो संस्कृति है उसका जो है केंद्र रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या फेमस है कि बिज्जक की पहाड़ी, दो पत्ते याद रखना, एक तो बिज्जक की पहाड़ी और दूसरी भीम डूंगरी। ये भी पूछ लिया जाता है कि बिज्जक की पहाड़ी कहाँ है? तो बेराट में है। बेराट कहाँ है? जयपुर में है। भीम डूंगरी, ठीक है, वो भी कहाँ है? बेराट में है। ये दो जो है पुरातत्व जो स्थल है वो हमें प्राप्त हुए कहाँ से? बेराट से। अब देखो यहाँ से ये तो बहुत ही फेमस है क्योंकि महाभारत काल का इसका अंदर क्या है? उल्लेख मिलता है। क्या? मत्स्य जो जनपद है, आपको पता है बेराट भी ये क्या है? विराटनगर, ठीक है। मत्स्य जो जनपद, जो 16 जनपद है उनमें से ये एक ये भी है, ठीक है। और इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी है? विराटनगर है, जयपुर है। इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर, यानी इसके रूप में इसको जाना जाता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन यहाँ व्यतीत किए थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है क्या कि पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो कहाँ पे, राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर उन्होंने व्यतीत किया था? तो वो क्या है? बेराट यानी विराटनगर में। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ अशोक के दो स्तंभ लेख जो है वो मिले हैं। कौन कौन से? भारभू या जिसे बोलते हैं विराट का शिलालेख, और दूसरा बौद्ध मठ के अवशेष भी कहाँ? यहाँ मिले हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 क्या है? पंचमार्क, ठीक है। और 28 जो क्या है? भारतीय यूनानी शासकों की है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि कहाँ पर, यानी बेराट यानी जयपुर के अंदर 36 जो है वो क्या है? चांदी की मुद्राएं मिली है। 8 कौन सी है? पंचमार्क है। और 28 क्या है? भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में ये भी बात ये नोट कराना कि स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह भी यहाँ मिले हैं। जिन्हें युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर के संदूके, लोहे के किले, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में, अब देखो बेराट तो काफ़ी फेमस है, ठीक है। बेराट के अंदर मैंने जो अपनी 4-5 बातें अभी जानी हैं, और उसके बाद में आपको बात करूँ, देखो भीलवाड़ा जिले के बागोर, ठीक है, कस्बे के अंदर, उजियाना जयपुर जिले में स्थित है। सांबर और जोधपुरा, देखो भीलवाड़ा के अंदर क्या है? बागोर है, और दूसरा क्या है? उजियाना है। और जयपुर जिले के अंदर क्या है? सांबर है, और दूसरा जोधपुरा है। और टोंक जिले में स्थित क्या है? अपने पास नगर है, रेड है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक, और चित्तौड़ में क्या है? नगरी है। और भरतपुर में क्या है? नोहा है। जालोर में क्या है? भीनमाल। राजसमंद में क्या है? पचमता। और कौन सा? गिलुंड आदि जो स्थल है वो ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहे काल की संस्कृति के बारे में अपने बताते हैं। देखो अभी अपनी बेराट है, बेलाथल है, गणेश्वर है आदि सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है। देखो ये क्लास 6 की बुक है, तो यहाँ पे लगभग थोड़ा सा नॉलेज होगा बेसिक, उसके बाद में एडवांस। जब तक हम क्लास 10th तक की बुक तक पहुँचेंगे तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करेंगे, क्योंकि 10th तक का जो लेवल है ये लगभग राजस्थान को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये देखो बेराट बौद्ध मठ के अवशेष जो कहाँ मिले अपने को?
विराटनगर जयपुर में। ठीक है, ये देखो कितना शानदार जो है डायग्राम है। ये क्या है, बौद्ध मठ है। ठीक है, ये क्या है, बौद्ध मठ है। अब देखो इसमें कुछ शब्दावली दे रखी है, वो भी अपने कर लेते हैं। क्या, उत्खनन, उत्खनन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का खुदाई करना यहाँ। ठीक है, और मृद बांड, मैंने आपको बताया था कि मृद यानी मिट्टी, बांड यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन। पाषाण का मतलब आप जानते हो क्या होता है, पत्थर। और ताम्र यानी तांबा। यहाँ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, निम्न में से किस जिले के अंदर कालीबंगा स्थित है। तो मैंने अपने पढ़ा कि कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में है। और प्राचीन अगर बात करें तो कौन सी, सरस्वती नदी। कौन सी, सरस्वती नदी। और अब की अगर मैं बात करें तो उसे क्या है, गग्गर, क्या है, गग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखो अशोक का भारभू या विराट का जो शिलालेख है वो निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है। भारभू शिलालेख जो है अशोक का विराटनगर जयपुर यानी कौन सी सभ्यता, विराट के अंदर इसको जो है मिला है। ठीक है, और अभी हम बात कर चुके हैं जो गणेश्वर है सभ्यता वो कहाँ है, सीकर में है। और फेमस क्यों है, क्योंकि सीकर के पास का जो क्षेत्र है, जो खेतड़ी, जो झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, और वो क्या है, किसके लिए, तांबे के लिए फेमस है। ठीक है, तो गणेश्वर जो सभ्यता के जो लोग हैं वो ज़्यादातर किसका यूज करते थे, तांबे का यूज करते थे। अगर बहुताई से तांबा से बने अगर बर्तन की बात आ जाए तो वो क्या है, गणेश्वर है। और दूसरी बात ये कि ताम्रवती नगरी के नाम से जो जाना जाता है अब, तो वो क्या है, गणेश्वर है। दूसरी अगर मैं बात करूँ क्या, बालाथल, बालाथल भी कहाँ है, उदयपुर में है। और बालाथल की जो विशेष बात ये क्या है कि यहाँ पे लोहा गलाने की, क्या है, लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। ठीक है, और आहड़ की बात करें तो इसे क्या है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। क्या, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी विशेष बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो भी भट्टियाँ किसकी मिली हैं, तांबा गलाने की। क्या है, तांबा गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो कहाँ मिली है अपने को, आहड़ यानी यहाँ पे मिली है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सीकर जिले के नीम के थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति का विषय, देखो अभी अभी पढ़ चुके हैं क्या, गणेश्वर। क्या है, गणेश्वर जो सभ्यता है वो कहाँ, सीकर जिले में मिली है। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में नगरी के नाम से जानी। देखो आहड़ सभ्यता की अगर बात करें तो क्या है, आघाटपुर। क्या है, आघाटपुर। और दूसरा अपने क्या बोल सकते हैं इसको, धूलकोट के नाम से भी जानी जाती है। को कहाँ है यह घाट, ये है उदयपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट अपना चैप्टर है कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। देखो ये इस बुक के अंदर आपको लगभग थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। फिर से मैं बता दूं कि क्लास 6 हो चाहे कोई भी हो, बोर्ड्स की बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। देखो आज़ादी से पूर्व की बात कर रहे हैं कि अपनी जो सरकार है, ठीक है, राजा महाराजाओं के टाइम में जो है वो सरकार का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से था। यानी जब आज हम जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, और अपने प्रशासनिक क्षेत्र में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति है, आई मीन कलेक्टर है, उसके बाद में नीचे तक अपने सरपंच तक की बात करें या सेक्रेटरी तक की बात करें, ठीक है, एसडीएम, तहसीलदार, जो भी लेवल है। ठीक है, किसी प्रकार से आज सरकार को जो स्वरूप को जिस प्रकार से बांटा गया है, उस प्रकार जो आज़ादी से पूर्व जो है वो सरकार का स्वरूप कैसा था वो अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। देखो राजशाही शासन का स्वरूप। देखो राजशाही का मतलब क्या होता है, देखो राजशाही की अगर मैं बात करूँ तो यानी राजा का जो शासन था वो, उसका जो शासन का जो स्वरूप था वो कैसा था। देखो राजस्थान के अंदर बहुत सारी रियासतें हैं, बहुत सारी जो राजे थे। देखो हम बात करते हैं किसकी, सिसोदिया, राठौड़ भी हैं, कछावा वंश भी था, चौहान भी था। आदि वंशों ने क्या यहाँ पे राजस्थान में क्या है
शासन किया था और उनके जो क्या अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग क्या इन सभी की समान थी। अब देखो केंद्रीय व्यवस्था में पदाधिकारी की बात करें तो क्या था, राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना आदि अधिकारी थे। इनको देखो अब पढ़ते हैं। देखो राजा क्या होता है। राजा राज्य के संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। देखो आपको पता है जिस क्षेत्र का जो राजा था, ठीक है, वो क्या है उसकी जो क्योंकि राजा की जो सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास थी, राजा के पास थी। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और मंत्री परिषदों के सदस्यों के सहयोग से जो वो क्या है शासन का संचालन करता था। अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से। देखो मंत्री भी आप जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो राजा अपने शासन कार्य में सहायता है तो मंत्रियों को क्या है नियुक्ति करता था, ठीक है, और मंत्रियों को क्या है दीवान भी अपने बोल सकते हैं, क्या इनको दीवान भी कहते थे। अब देखो बख्शी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो बख्शी है, ठीक है, और खजांची है और परगना अधिकारी है, ठीक है, इनका जो काम क्या था। बख्शी का मतलब क्या है, सेना को वेतन देने और सेना संबंधी जो कार्य है उनकी जो है देखभाल वो कौन करता था, बख्शी यानी जो सेना का वेतन की और सेना के संबंधी जिसका काम काज जो संभालने का जो काम करता था उसे क्या बोलते हैं, बख्शी, ठीक है। और उसके बाद में खजांची, ठीक है, खजांची क्या कार्य करता था, आमदनी और खर्च, ठीक है, जो अब वहाँ का जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट था इनकम वाला, वो कौन देखता था, खजांची, ठीक है। आमदनी और खर्च का हिसाब कौन रखता था, खजांची। अब देखो बख्शी सेना के लिए था, सेना का जो सेना संबंधी जो भी काम था वो कौन, बख्शी करता था। और खजांची की बात करें तो आमदनी और खर्च यानी राज्य के अंदर कितनी आमदनी आ रही है और कितना खर्च हो रहा है वो कौन देखता था, खजांची। अब देखो परगना अधिकारी की बात करते हैं। देखो राज्य को क्या अलग अलग परगनों में विभाजित किया गया था। जिस प्रकार से आज राजस्थान को अलग अलग जिलों में और भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार से जिस राजा का जो क्षेत्र था उसने अपने राज्य को अलग अलग परगनों के अंदर विभाजित किया था, परगनों के अंदर विभाजित था, तथा परगना के अंदर जो है शांति व्यवस्था जो बनाए रखने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, परगना अधिकारी थी। अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, तो जो ग्राम है, ग्राम जिस प्रकार से अपने आज गांव को पढ़ रहे हैं, जो ग्राम है वो सबसे क्या है छोटी इकाई थी किसकी, प्रशासन की। ग्राम प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी, ठीक है। अब देखो जागीरदारी व्यवस्था क्या है, जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है, ठीक है। अब देखो किसी भी राज्य का अगर प्रशासन अच्छा होगा, ठीक है, तो वहाँ का जो संतुलन है, ठीक है, जनता का राजा के प्रति और राजा का जनता के प्रति बना रहता है। अगर उनका जो प्रशासन यानी उनको पूरा सिस्टम जो मैनेजमेंट का वर्क है वो अगर अच्छा है, तो राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर क्या है आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित थी, प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। अब देखो जागीरदारी व्यवस्था की बात यहाँ हो रही है कि रक्त संबंध और कुलीय भावना, यानी रक्त संबंध की बात करें या कुलीय भावना की बात करें तो यानी जो अगर कोई जागीरदार है, ठीक है, तो उसका बेटा आगे क्या बनेगा, जागीरदार बनेगा। यानी रक्त संबंध की बात करें यानी खून की बात हो रही है, ठीक है, जो खून वाला जिसका साथ संबंध था वो व्यवस्था जो जागीरदारी व्यवस्था के अंदर देखने को मिलती है। कुलीय भावना यानी एक कुल का अगर कोई विशेष बनता है तो उसी कुल का बंदा आगे जागीरदार बनता था। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र, देखो जागीरदारी ये आप जानते हैं कि जो बड़ा पुत्र है वो ही हमेशा क्या है राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों का जीवन यापन के लिए उनको क्या है भूमि जो है उनको आवंटित कर देता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जो है वो क्या है जागीरदार कहलाता था। क्या है, जागीरदार कहलाता था। जिस प्रकार से अगर किसी राजा के 4 बेटे हैं, ठीक है, तो उसका जो बड़ा बेटा है क्या है, जो बड़ा बेटा तो क्या राजा बन जाता था। और उस जो क्षेत्र के अंदर मान लो इतनी भूमि है तो उसको जितने बेटे हैं वो लगभग राजा बेटा के जो राजा है, ठीक है, उसके पास तो ठीक आ जाती थी।
और जो अनदर जो भाई हैं उनके, उनको अलग अलग जो है कुछ भूमि जो है वो उनको दे दी जाती थी। ठीक है। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। ठीक है। और धीरे धीरे बाद में क्या है, जो ये रक्त संबंध और कुलीय भावना जो है वो खत्म होती गई और जागीरें उनको देने लगे जो जागीरदारी के योग्य थे। अब देखो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ की अगर बात करें तो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित जो है मत नहीं बना है। राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप क्या है, राजपूतों के टाइम से इसको क्या है देखने को मिलता है। राजस्थान भूभाग में राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए तथा उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था संचालन हेतु शासकों ने क्या है जागीर व्यवस्था को क्या है अपनाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने। देखो जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या था। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुल व्यवस्था थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जागीरदारी व्यवस्था जो थी वो रक्त संबंध, यानी जो अगर किसी का बाप अगर जागीरदार है तो वो आगे उसका बेटा जागीरदार बनेगा। ठीक है। ये जो या फिर किसी गोत्र के या फिर एक जो कुल का कोई एक वंश जो है जो जागीरदार बन रहा है वो तो आगे आगे वो ही उसी वंश के जो जागीरदार जो बनते थे। ये उसका व्यवस्था का जो स्वरूप देखने को मिलता है। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक नहीं होते थे बल्कि भाईचारों की तरह होते थे। जागीरदार और राजा के बीच में संबंध जो है वो क्या है भाईचारों की तरह थे, न कि राजा का वो गुलाम था। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। देखो मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों को जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए। अब देखो जो शासक जो है वो क्या है मुगलों के क्या है मनसबदार बन गए। अब जो जागीरदारी व्यवस्था जो है वो क्या है मनसबदारी व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। उन्हें मुगलों का संरक्षण जो है प्राप्त हो गया। उसके शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदारी युद्ध शांति समय के राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था का निर्धारित कर दिया गया। अब क्या है जो भी अलग अलग जागीरें जो थी उनमें हर टाइम टू टाइम जो है वो क्या है कर लिया जाने लगा, जिसका उल्लेख जो है जागीर पट्टे पर किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं को का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन के को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अब बात करते हैं अंग्रेजी शासन। अब अंग्रेजों का शासन पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों का शासन देखो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत की जो प्रशासनिक दृष्टि जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई। दूसरी ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। रियासती भारत की बात करें तो जहाँ जिनका क्या राजा और जो शासक था, और ब्रिटिश भारत ऐसा भारत है जहाँ पर जो ब्रिटिश ने अपना अधिकार कर लिया था। देखो ब्रिटिश कालीन भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और 11 प्रांतों से बना हुआ था। कितना भारत के जो कितने 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 जो ब्रिटिश प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग क्या थे गवर्नर थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति क्या थे उत्तरदायी थे। अगर इनको मैं बात करूं देखो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो क्या है समाप्त हो गया। अब क्या भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज यानी अब आपको पता है जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके बाद में 1858 का एक एक्ट आता है। ठीक है, उस एक्ट के अंदर क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी है, कंपनी का जो शासन है वो क्या अब खत्म कर दिया जाता है, और जो भारत का जो शासन है वो डायरेक्ट अब किसका इंग्लैंड में जो स्थित है ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट हाथ में चला जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या है गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया।
अगर मैं बात करूँ सबसे प्रथम वायसराय की, तो कौन, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 का एक्ट आया था, उसके अंदर जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको क्या बना दिया गया, अब वायसराय बना दिया गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का जो शासन है वो चलाया गया। आप अपनी पॉलिटी के अंदर इसको पढ़ेंगे, जैसे 1858 के बाद, ठीक है, नए नए एक्ट आते गए, जैसे 1905 है, ठीक है, 1909 है, ठीक है, 1919 है, 1935 है। बहुत सारे एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बार बार भारत के अंदर लाए गए, किस लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। देखो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, जिससे 1 अप्रैल 1937 को क्या है, लागू किया गया। अब ये बात हमेशा नोट कर लेना थोड़ी सी, कि 1935 का जो शासन अधिनियम है वो भारत भर कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेशी एवं राजनीति विभाग के स्थान पर, विदेशी और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। देखो अब अजमेर को भी क्या है, सेंटर के अंडर इसको कर दिया गया। देखो आप अपने पढ़ते हैं कि राजस्थान के बहुत सारे जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के हक में थे, मगर जो सीधा डायरेक्ट जो सेंटर से, ठीक है, जो केंद्र का जिसके प्रशासन था वो क्या था, अजमेर, और अजमेर मेरवाड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख जो प्रभाव यह हो कि इस क्षेत्र के सभी कानून जो है, जो संघीय कार्यपालिका जो द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा, क्योंकि अब ये जो क्षेत्र है, जो ब्रिटिश जो प्रांत जो है, केंद्र शासित जो क्षेत्र थे, ठीक है, उन पर डायरेक्ट जो कोई भी कानून जो है बना सकता था, तो कौन, डायरेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो संघीय कार्यपालिका थी वो ही बना सकती, जो डायरेक्ट जो किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में थे। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा जो के चुनाव जो कब हुए, 1952 में हुए। और टिक्काराम पालीवाल जो क्या है, टिक्काराम पालीवाल प्रथम क्या है, निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यहाँ पे क्या हो रही है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो कौन बने, टिक्काराम पालीवाल। और अगर उसके बाद की अगर बात करें, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो यहाँ पे 1952 में चुनाव होते हैं, और टिक्काराम पालीवाल जो है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है। देखो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टिक्काराम पालीवाल है, ठीक है। और अपने पढ़ते हैं कि राजस्थान का प्रथम जो सीएम है वो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। ओ सॉरी, हीरालाल शास्त्री को पढ़ते हैं अपने, क्या है, हीरालाल शास्त्री को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हीरालाल शास्त्री को पढ़ते हैं, तो अब देखो यहाँ पे निर्वाचित की बात आए तो कौन है, टिक्काराम पालीवाल है। और अगर प्रथम मनोनीत की बात है, क्या है, मनोनीत, अगर मनोनीत की बात आए तो कौन है, हीरालाल शास्त्री जो है राजस्थान के प्रथम सीएम थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने, देखो कुछ शब्दावलियां दी हैं कि जागीर पट्टा अपने पढ़ चुके हैं कि वह पत्थर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख था। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली, निर्वाचित यानी चुना हुआ। अब कुछ अपने इसका अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, अपने पढ़ के हैं। सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी जो कार्य अपने पढ़ चुके हैं, कौन करता था, वेतन देना की बात करें तो कौन अपने बख्शी करता था। सेना के जो कंप्लीट काम है वो कौन करता था, बख्शी करता था। और खंचाजी क्या करता था, आमदनी, कितनी आमदनी आई है और कितनी नहीं, ठीक है, इनकम का जो भी है, कितना खर्च हुआ है और कितनी आमदनी है, वो कौन देखता था, खंचाजी देखता था। और राजा आप पढ़ चुके हैं। और प्रधान, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, देखो क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से डायरेक्ट पूछ लेते क्योंकि अपने तो पढ़ा है क्या, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टिक्काराम पालीवाल, ठीक है। अब देखो मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें और हरदेव जोशी, अब देखो यहाँ पे हीरालाल शास्त्री नहीं दिया है, देखो हीरालाल शास्त्री,
देखो हीरालाल शास्त्री की अगर बात करें तो ये सीएम है पहले जो है क्या मनोनीत हुए हैं। देखो टीकाराम पालीवाल ज़्यादा टाइम नहीं रहे, थोड़े से टाइम ही रहे थे, मगर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते नेक्स्ट चलते। अब कुछ इनको मिलाने की, देखो ग्राम की बात करें तो सबसे छोटी इकाई गांव की, और मनसबदारी क्या है देखो, और जागीर पट्टा। मनसबदारी क्या कौन से टाइम पीरियड में थी, ये मुगलों के टाइम में एक प्रशासन की व्यवस्था थी। अब इनको मिलाते हैं तो ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई, जागीर पट्टा वह पत्थर जिसमें शासक द्वारा जो जागीर प्रदान की थी उसका उल्लेख मिलता है। मनसबदारी यानी मुगल काल की एक प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए अब पढ़ते हैं अपने राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, देखो हमने अब राजस्थान के इसमें लगभग क्लास 6 की बुक के अंदर आपको हिस्ट्री के पार्ट भी मिला है, ठीक है, कुछ पॉलिटी का पार्ट भी मिला है, ठीक है, और कुछ जियोग्राफी का पार्ट भी मिला है, और लगभग जो बेसिक जो बातें हैं वो आपको राजस्थान की वो क्लास 6, 7th और 8th बुक आराम से आपको बेसिक प्लस एडवांस भी बता देगी। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्या कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप को इसने किस प्रकार से बांटा है। अब देखो राजस्थान को भू संरचना को राजस्थान को कितने 4 भागों में विभाजित किया, कितने भागों में, 4 भागों में। सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान को जो है वो कितने भौतिक भागों के अंदर विभाजित किया गया है, तो ये बात याद रखना कितने, 4। कौन कौन सा, थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी मैदान, और ये दक्षिणी पूर्वी पठार। थार के मरुस्थल को आप एक पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल भी कई बार लिखा जाता है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो थार के मरुस्थल की बात करें तो आपको पता है थार के मरुस्थल जो है गंगानगर हनुमानगढ़ से शुरू होता है और इधर बाड़मेर और जालौर तक है, ठीक है। लगभग यहाँ से जो बात नोट करना कि भारत के पश्चिम सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक यह क्या है फैला हुआ है। अब देखो बात नोट ये करो, यह जो है यहाँ इसमें कितने 12 जिलों में, कितने 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। लगभग 61% भाग है, कितना 61% जो है वो राजस्थान में थार के मरुस्थल का भाग है। यहाँ राजस्थान के लगभग जनसंख्या की बात करें तो कितनी 40% जनसंख्या निवास करती है, और इनकी तुलना घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता आदि जो इसके अंदर पाई जाती है, कहाँ पे, थार के मरुस्थल के अंदर। और अगर इन 12 जिलों की अगर बात करें तो अपने को पता है गंगानगर के बाद में अपना बीकानेर, हनुमानगढ़, ठीक है, और चूरू, और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, और कुछ एक झुंझुनू का पार्ट भी इसके अंदर आता है, और एक अपने पाली भी आ जाता है, ठीक है। ये लगभग ये जो ज़्यादा जो ज़िले पड़ते हैं वो कौन कौन से पड़ते हैं, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है, और इनके जो लगभग कुछ कुछ क्षेत्र जो इसमें पड़ते हैं। अब देखो बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर को क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपने स्थान का क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे या टिल्ले कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग और अर्ध मरुस्थलीय विभाग के अंदर, और नागौर की उच्च भूमि और अंत प्रवाही प्रदेशों के अंदर इसको विभाजित किया गया। कौन कौन सा, मरुभूमि की बात करें तो यहाँ पर वो 4 जिले जो आपको बता चुका हूँ, मेन जो है वो 3 जिले कौन कौन से,
अपने बीकानेर आ गया, बाड़मेर आ गया, जैसलमेर आ गया, और कुछ जोधपुर के आप बात करें तो ये मरुभूमि के अंदर इसको जाना जाता है। गग्गर के मैदानी भाग की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो गग्गर का मैदानी भाग आ जाता है। और अर्ध मरुस्थलीय भाग की बात करें तो उसके अंदर क्या नागौर की उच्च भूमि आ जाती है। और अंतः प्रभावी क्षेत्र की बात करें तो ये एक तो कौन सा, नीचे लूनी वाला जो बाड़मेर जालोर उधर साइड में आ जाता है, लूनी प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। और ऊपर अगर मैं बात करूं तो सीकर के झुंझुनू की, ठीक है, सीकर और झुंझुनू के अंदर वो कौन सा आ जाता है अपना शेखावाटी क्षेत्र, कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली पर्वत की। देखो अरावली पर्वत हम पढ़ चुके हैं क्या, राजस्थान का मरुस्थल, ठीक है। और मरुस्थल के अंदर अपने क्या बातें नोट की है कि 61% जो इसका जो है क्षेत्र है, 40% जनसंख्या जो है वो इसमें निवास करती है। और इसके अंदर देखो राजस्थान का मध्य भाग में स्थित दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% और 9% भाग पर क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक, अगर पूछा जाए तो आपको पता है कि अरावली जो है वो प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। आपको पता है जो अपना जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के यहाँ जो अरावली है, ठीक है। अब देखो ये एक इधर वाली साइड में और इधर वाली साइड में, ये अपना क्या आ गया पूर्वी, और इधर ये क्या आ गया अपना पश्चिमी। राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे क्या ऊंचा भूभाग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है, पठार है, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है। इस पर्वतमाला के विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन भी यहाँ पे मिलते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। ये बात नोट करना ना, क्या अरावली जो पर्वतमाला है वो मरुस्थल, क्योंकि आपने यहाँ देखते हैं कि इधर वाली साइड में क्या है मरुस्थल है पश्चिमी साइड में, और इस मरुस्थल को इधर पूर्व की ओर न आए, इसे रोकने का काम जो है वो कौन करती है, अरावली पर्वतमाला करती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, ठीक है, और इन्हीं पर्वतों से क्या है नदियों का उद्गम स्थल होता है। इस क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा, ये बात नोट कर लेना कि राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से कौन जाना जाता है, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो अपने को पता है क्या है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ है, अपने सिरोही में। सिरोही में कहाँ, माउंट आबू में। सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या 1722 मीटर है। और अगर इसको आप 5+ ऐड कर लें, जो इसके ऊपर जो एक मूर्ति बनी हुई है, तो ये कितनी हो जाती है, 1727 किलोमीटर। वैसे कितनी है, 1722 किलोमीटर है। अब एक अच्छा सा डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा डायग्राम। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे, अब देखो ये तो यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये जो आबू पर्वत यहाँ तक, ये जो है पश्चिमी मरुस्थल है। क्या है, पश्चिमी मरुस्थल है, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल है। और ये जो है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये क्या है, अपनी अरावली है। क्या, ये अरावली। और ये जो है वो क्या है, मैदानी प्रदेश है। और ये जो है वो क्या है, हाड़ौती का पठार है। क्या है, हाड़ौती का पठार है। अब देखो यहाँ इसको 2 भागों में बांट दिया गया, यहाँ से यहाँ तक ना, ये तो हो गया अपना शुष्क मरुस्थल। क्या हो गया, शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो शुष्क मरुस्थल को भी आगे एक कितने भागों में बांटा, देखो गग्गर का मैदान है, ठीक है, और इधर ये क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। अब गग्गर के मैदान की बात करें तो आपको पता है क्या, गंगानगर, और दूसरा क्या है, हनुमानगढ़ जो है वो गग्गर के मैदान के अंदर आती है, ठीक।
ठीक है। और शुष्क मरुस्थल के अंदर आपको पता ही है क्या आ गया मेरे पास, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का जो क्षेत्र आता है, ठीक है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो कुछ बाड़मेर का हिस्सा और इधर कुछ जैसलमेर का। बाड़मेर का कौन सा, अपने उत्तरी बाड़मेर की बात करें, और दक्षिणी जो जैसलमेर की बात करें तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ पर क्या है, पठार है। क्या है, पठार है। पठार का मतलब जो यहाँ पे जो चट्टानें हैं पक्की, यहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं है। और यहाँ जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल है। ये ऐसा बीच में एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे बिल्कुल भी मरुस्थल नहीं है, यहाँ की जो चट्टानें हैं वो पक्की हैं, ठीक है। और जो अर्ध शुष्क की मैं बात करूँ तो ये क्या है, इधर बांगड़, बांगड़ यानी कौन सा क्षेत्र आ गया अपना, सिकर यूनियन वाला शेखावटी प्रदेश जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या आ गया, लूनी बेसिन, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में ये क्या आ जाएगा अपने, नागौर उच्च भूमि, क्या आ जाएगा, नागौर उच्च भूमि। अब देखो जब इसको एडवांस में पढ़ेंगे तो फिर इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास 6 के अंदर जितना सा दे रखा है उतना अपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखो, अब अरावली की बात करें तो ये मध्य अरावली आ जाती है, ऊपर उत्तरी अरावली आ जाती है और नीचे दक्षिणी अरावली आ जाती है। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। और चंबल का मैदान की बात करें तो ये बनास बेसिन, बनास नदी वाला आ गया, ठीक है। और ये क्या है, माही नदी बेसिन आ गया, ठीक है। और इधर अपने बाणगंगा बेसिन आ जाता है, ठीक है। और ये क्या है, अपने हाड़ौती का पठार, जो कहाँ से ये 2 भागों में बांटा गया है, कौन सा, मालवा का पठार और विंध्याचल का पठार। चलते हैं नेक्स्ट।